औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुसलसल मुज़ाकरात की बाज़गश्त का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन एक जानिब हुकूमती कुछ अरकान की जानिब से बयानात आने का सिलसिला भी जारी है। वहीं दूसरी जानिब ये तासुर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीटीआई अपनी शराइत या फिर इस तमाम तर मामले पर लचक का मुजाहरा नहीं कर रही है। स्पीकर अयाज सादिक ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मिन्नत करनी पड़ी तो हम तैयार हैं। अयाज सादिक साहब, जाहिर सी बात है, स्पीकर जो है वो पूरी हाउस का स्पीकर होता है, लेकिन उनका ताल्लुक भी किसी न किसी जमात से होता है। इसलिए नून लीग से ताल्लुक रखने वाले अयाज सादिक साहब ने अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है तो इस पर कहीं ना कहीं कमेटियाँ बनने के बाद मुज़ाकरात की जानिब मामला जाना ज़रूरी है। वहीं दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई क़यादत या पीटीआई की जो मौजूदा मुज़ाकराती कमेटी है उसमें जो रहनुमा मौजूद हैं उन पर एतमाद नहीं है कि वो मुज़ाकरात के बाद उसकी पासदारी रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। ये सूरत हाल है। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी मंजर आम पर आया है, क्योंकि जब उनसे बात हुई कि एक जानिब 9 मई, दूसरी जानिब 26 नवंबर और उसके बाद मुज़ाकरात की बातें, ये इतना आसान नहीं होगा, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड रहेगी। यानी पीटीआई का वो बयानिया भी जो है वो किसी हद तक सही साबित हो जाएगा कि अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने हैं तो वो हुकूमत के आगे मामलात को नहीं रख सकते। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान आफ के सीनियर रहनुमा हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, डॉन न्यूज़ को आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। फ़िरदौस साहब, बताइएगा, क्योंकि एक जानिब जो है वो आप लोग मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, वहीं सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी बात हो रही है। फिर सिद्दीकी साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया है कि एक हाथ में तलवार लेकर और दूसरे हाथ से मुसाफिहा नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे सर? जी देखिए, ना हम बच्चे हैं ना वो बच्चे हैं। अगर हम अपनी बाकी मुज़ाहिमत की तहरीक को ख़त्म कर देंगे तो वो तो अपना वक्त चाह रहे हैं, वो इसी लॉलीपॉप दे दे के पूरे 5 साल भी गुजार लेंगे। तो हम इतने बड़े बच्चे तो हैं नहीं कि आप जो है ऐसी वाली बात को हम मान लें इतने आराम से, ये मुमकिन नहीं है। तो हमने जो अपना प्रोग्राम है वो ये है, आप वो सारे असरात सहना चाहते हैं सह लीजिए। पिछली दफ़ा हमसे गलती हो गई कि हम डी चौक की तरफ आ गए, जिधर रुकते वहीं बैठ जाते। इन्हीं ने तो पूरा मुल्क बंद कर दिया था। 2-3 दिन और बंद रहता, ये घुटने वैसे ही टेक देते। तो हम तो हमने ये फैसला किया कि कोई ऐसी तरकीब इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये हमारे वर्कर्स को गोली भी ना मार सके, जच भी नहीं कर सके, ज़दकोब भी ना कर सके, और लाठी भी कायम रहे और सांप भी मर जाए। तो हमने इसीलिए सोचा है कि रेमिटेंसेस को जो है वो पूरे पाकिस्तानियों में, जिधर हमारी 85% से ज़्यादा फॉलोइंग है और जो $36 बिलियन सालाना दे रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि आप अपनी कम से कम रेमिटेंसेस भेजें। हमें इस बात का तो अंदाज़ा है कि बहुत से घर चलते ही रेमिटेंसेस पे, तो कोई आदमी अपने ख़ानदान को तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हुब्बुल वतनी का सबूत दीजिए। इस नाजायज़ हुकूमत, काबिज़ हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, फासिस्ट गवर्नमेंट को हटाना मुल्क के भलाई के लिए ज़रूरी है। ये हाइब्रिड रिजीम का ख़ात्मा जब तक नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। इससे कि पूरे जो हमारे इस वक्त सूरत हाल है वो इसीलिए कि जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने दिया। अब आप लोगों सबको पता है जमहूरियत को किससे परवान नहीं चलना दिया। तो एक हाथ में लाठी होगी, दूसरी तरफ जो है वो कैरेट होगी। तो चाहे गाजर ले लो, चाहे लाठी ले लो। और हमें ये पता है कि इनको चैन उसी वक्त आएगा जब ये तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दे। अब देखते हैं किस में कितना ज़ोर बाजू है। हम भी तैयार हैं, देखते हैं कि इनमें कितना दम है। लेकिन नकवी साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, एक तासुर जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो लचक का मुज़ाहरा नहीं कर रही, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। लेकिन एक जानिब जो है वो बानी पीटीआई ने कमेटी भी कायम कर दी है और आप हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, तो ये मतलब तासुर क्या जाएगा आवाम में? नहीं, देखिए, आपको मैं इतनी लंबी तमहीद बांध के सब कुछ कहा। हमने कहा हम समझते हैं पाकिस्तान के लिए जो जायज़ चीज़ है, जो हक चीज़ है, वो ये है कि जिन लोगों का मैंडेट था वो मैंडेट उनको दे दिया जाए। ये कोई गलत डिमांड है या सही डिमांड है?
अब ये कहेंगे जी मैंडेट तो असर्टेन कैसे किया जाए कि वो मैंडेट आपका है। तो दुनिया में किसी भी जी शऊर लोगों को बिठा दें, जब 25% नताइज आ चुके हों और उन 25% नताइज आने पे प्रोजेक्शन ये हो कि एक जमात 183 सीटें जीत रही हो, उसकी सीटें जो हैं वो फिर 93 पे नहीं रह जाती, मुमकिन नहीं है, ये स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा क्लेम जायज है। आपने आरओस को कि दफातर से तमाम नुमाइंदे हमारे हटा दिए, इसलिए हमारा क्लेम जायज है। हमने फॉर्म 45 आपको जमा करा दिए जिसपे जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर हैं। आपने दूसरे जाली फॉर्म 45 भी बनवाए और आपने एक फॉर्म 47 का रिजल्ट पैदा कर दिया। हमने कहा भाई सारी जमातों से कहो वो अपने अपने फॉर्म 45 है, जिन जमातों के ज्यादा मिल जाए, इससे कि ये तो एक फॉर्म 45 मिलेगा ना जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुआ है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 कैंडिडेट थे तो 10 फॉर्म 45 है। देखते हैं मेजॉरिटी के पास कितनों के पास वो फॉर्म 45 है। तो वहां भी हम जाए, इसलिए हमने सिर्फ अपने फॉर्म 45 नहीं जमा किए, हमने जमात इस्लामी से भी लेके किए, हमने दूसरी जमातों से भी लेके किए। अभी एक पैटर्न ने ऑडिट किया इस्लामाबाद की सीटों का, एक जस्टिस साहब के कहने पे किया। उस जस्टिस के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिए, उसकी डिग्री जाली है, आपने उसको रिजल्ट अनाउंस करने से रोक दिया। ये कोई तरीकेकार है? ये इस बात का सबूत है कि पीटीआई जो कह रही है वो दुरुस्त फरमा कह रही है और उसका जो ये क्लेम है वो जायज क्लेम है। इसे हम कह रहे हैं चलो ये सब नहीं मानते, साबित करने में बहुत टाइम लगे, दोबारा इंतखाब करा लो और आपके फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात कर लो, आपके तुम फिर आजमा लो, लेकिन आपके ये इजाजत नहीं होगी कि आरओ के दफ्तर से तुम हमारे नुमाइंदों को हटाओ। आपके जो है फॉर्म 45 तुम्हें चश्मा करना पड़ेगा दीवार पे सबके सिग्नेचर के साथ, पोलिंग एजेंट के बाद। नकवी साहब ये भी बताइएगा कि अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां एक टेबल पर आ जाती हैं तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी और पीटीआई के मुतालबात क्या होंगे? क्योंकि अगर आप लोग हुकूमत से ये बात करेंगे कि हमारा मैंडेट वापस कर दो या फिर हमारा मैंडेट है आप लोग इस मैंडेट को छोड़ दें, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं इस नशिस्त से उठ के और उस नशिस्त पे चला जाऊँ। हमारे इनिशियली 2 मुतालबात हैं जी, हमारे दोनों इन इंसिडेंट की कि हम कहते हैं कि 9 मई में हम मुलविस हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि हमने किया, हम कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी करो। आज से नहीं कह रहे, 9 मई के 3 दिन बाद से यही बात कही जा रही है। दूसरी ये कि हम कहते हैं 26 नवंबर की भी जुडिशियल इंक्वायरी करो, ये हो गया। इसके बाद तो हम मुज़ाकरात की मेज पे बैठ गए। अब हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मैंडेट वापस करो। वो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा वो नहीं मानेंगे, तो आपसे पूछेंगे भाई आपके पास क्या हल है? या तो आप कहते हैं कि ट्राइब्यूनल फेयर एंड फ्री ट्राइब्यूनल है, आपने ट्राइब्यूनल बनाने में भी कानून तब्दील कर दिया। 2017 का एक्ट तब्दील किया आपने। 2017 एक्ट में कहा जा रहा है सर्विंग जजेस, इन्हीं ने तब्दील करके क्या उनसा कर दिया, रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं। रिटायर्ड जजेस में जिसको चाहे लगा दें, जो पक्के पक्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं जिनको उन्हीं ने प्रमोट करके जज बनाया था, उन्हीं लोगों को लगा दो, वो अपनी पुरानी वफादारी के लिहाज से दे देंगे। तो ये तो कोई ईमानदारी और दयानतदारी नहीं हुई। इसका फिर वही वाहिद नतीजा आएगा कि गो फॉर अनदर इलेक्शन फेयर एंड फ्री। इससे कि यू हैव ए इक्वल, अगर आप इतने पॉपुलर हैं, हम तो टेररिस्ट जमात है, एक छोटी जमात है, हमारे पास तो कोई ताकत है ही नहीं। आपके पास इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में, आपको किस बात का खतरा? और आपका इतनी जबरदस्त कारकर्दगी है कि आपने पूरी मईशत को सुधार दिया। आपने जो कुछ पीटीआई ने गलत किया था अपने 33 माह में जितने गुनाह किए थे, उसकी बुनियाद पे तो 8 फरवरी को भी आपको एक दफा वोट मिले थे। अब के भी आप आजमा के देख लीजिए, आपको किस बात का खतरा? या 8 फरवरी को आपने जो किया है वो जाली था, या इस पे आपको घबराना नहीं चाहिए, आपकी कापी नहीं टांगनी चाहिए? ये इतनी मुश्किल लॉजिक तो नहीं है।
अच्छा नकवी साहब, ये भी बताइएगा कि अयाज सादिक साहब का इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या किरदार है, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया है कि मेरा दफ्तर हाजिर है तो फिर ये एक तो उनकी जानिब से बड़प्पन का मुजाहरा किया गया है। क्या आपकी क़यादत इस पर मशावरत कर रही है? जी, मेरा घर भी हाजिर है, मेरी तरफ से बड़ापन का मुजाहरा है। अरे भाई, हर हुकूमत में जो है ये हुकूमत के मसाइल होते हैं कि मुल्क को आगे लेके बढ़ना है और चलना है। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा है जो कि हुकूमत का नुमाइंदा भी हो और निस्बतन नॉन पार्टीजन माना जाए? वो स्पीकर ऑफ द असेंबली हो सकता है या सेनेट का चेयरमैन हो सकता है। इससे कि वो एक ऐवान को चलाता है जहां उसको 90% ऑफ द टाइम अपनी न्यूट्रलिटी रखनी होती है। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि अयाज सादिक जो है वो न्यूट्रल हो जाए। वो है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही ना भाई। तो आउट ऑफ ऑल द चॉइसेस ही इज अ बेटर चॉइस। ये अगर आप ये काम कहें कि हम राजा नासिर अब्बास साहब के घर पे कर लें एक पार्टी के, या हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रजा साहब के घर को वो दावत दे दें, या चलिए एक ऐसी पार्टी में एक ऐसे शख्स का नाम ले लें जो अब सियासत नहीं करता हो, मोहम्मद अली दुरानी साहब, वो अपना घर दे दें और वहाँ बैठ के दोनों पार्टियां, इसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, ना कोई ऐसी सराहने की बात है। बात यह कि फैसला करना है जो दो जमातें हैं जो एक ही चीज़ को क्लेम कर रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान को। हम कह रहे हैं हमारा हक है, वो कहते नहीं जो हमें मिला है वो हमारा। ठीक है फिरदौस साहब, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। इसके ऊपर जो है वो हुकूमत से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो उसमें किसी हद तक तजाद दिखाई देता है। कुछ लोग लचक की बात कर रहे हैं, कुछ लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है, और कुछ लोग ये तक बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हुकूमत को मिन्नत करनी पड़ी हम वहाँ मिन्नत भी करेंगे। हुकूमत इस पर क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी, क्योंकि एक जानिब जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जी हम भरोसा नहीं कर सकते, वहीं अयाज सादिक साहब जो हैं वो बाकायदा वीडियो बयान जारी कर देते हैं कि मेरा दफ्तर हाजिर है, आप लोग आएँ वफूद की सतह पर, मैं मुज़ाकरात कराऊंगा यहाँ पर। तो क्या हुकूमत के जो हल्के हैं उनके अंदर भी इन मामलात पर कोई तजाद पाया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि अगर पीटीआई का अब तक का एक देखा जाए, उनका तरीकाकार देखा जाए, तो उसमें उन्होंने कभी भी एक बात नहीं की। उनके डिफरेंट ग्रुप्स अब तो बन चुके हैं और अब हर ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ बात कर रहा होता है और एक दूसरे से बिल्कुल एक मुतजाद बात वो कर रहे होते हैं। इसकी वजह से एक ट्रस्ट का बहरान पैदा हो चुका है हमारी पार्टी के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी, बाकी तमाम पार्टीज के लिए भी, इनके लिए। इवन आप यहाँ तक देखें कि पहले जिस वक्त कुछ एक दो वाकयात ऐसे भी हो चुके हैं कि कमेटीज बनी भी, उन्होंने आके मुज़ाकरात किए भी, मुज़ाकरात करने के बाद जब वो वापस गए अपने लीडर के पास तो उसने कहा कि भाई तुम लोग ये क्यों करके आ गए हो, तो बिल्कुल मेरी तरफ से इनकार है। और अभी रिसेंटली भी आप देखें कि जिस वक्त गंडापुर साहब ने बड़ी एक तकरीर की जिसमें बहुत बुरी जुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जर्नलिस्ट को बुरा भला कहा, उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनके कुछ लीडरान ने कहा कि जी हम इस चीज पे अपोलोजाइज करते हैं, लेकिन जिस वक्त वो अगले दिन जेल में मिलने गए तो उनके लीडर ने उनको बहुत बुरा भला कहा कि तुमने नरमी क्यों दिखाई, और तुमने जो भी कमजोरी दिखाएगा नरमी दिखाएगा, और कमजोरी और नरमी से उनका मकसद होता है कि सियासी तरीका दिखाना, सियासी रद्द अमल दिखाना, सियासी तरीके पे चलना। उनको पसंद है उनके लीडर इमरान खान को कि यलगार की जाए, बुरी जुबान इस्तेमाल की जाए, बुरा लहजा इस्तेमाल किया जाए और ये कहा जाए कि हम यलगार कर देंगे, और हम उस चीज को वो हमेशा से पसंद करते थे। तो इस वजह से ये जो बहरान है, तो हमारी पार्टी में डेफिनेटली ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो समझते हैं कि इनसे बातचीत की भी तो किस तरीके से वो आगे चलेगी, हमें अभी तक कोई एतमाद नहीं है। स्पीकर साहब ने एज अ स्पीकर अपना रोल प्ले किया है, जो कि उन्होंने कहा है कि एज अ स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तमाम लोगों के लिए उनका एक ही मर्तबा है, तो उन्होंने कहा है कि वो इस चीज को आगे लेके जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ने अपने दो शराइत भी रखती हैं
और शराइत के साथ साथ एक थ्रेट भी रख दिया है। इनकी रिसेंट ट्वीट में आया कि इतवार तक का दिन है और अगर ये ना हुआ, हमारी 2 शराइत ना मानी गई तो हम जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाएंगे। तो जाहिर है इस किस्म की ये कोई मुज़ाकरात की तरफ जाने का कोई मैच्योर तरीका तो नहीं है। ये कोई ऐसी इक़दामात नहीं है जिनको कि इंसान समझे कि मैच्योर एक सियासी जमात है जो कि मुज़ाकरात करके आगे बढ़ना चाह रही है। क्योंकि पहले तो ये कहते थे हमने सियासी जमातों से बात करनी ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। लेकिन अब जब इनके बाकी हरबे जो है वो एक तरह से नाकाम हो गए हैं, इनके यलगार या इनकी भड़के जो ये मारते थे, और इनके वर्कर्स भी अब मायूस हो चुके हैं और वो बार बार निकलना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो निकलते भी थे थोड़े बहुत केफी से तो उनके लीडर्स उनको छोड़ के भाग जाया करते थे। अब वो भी मायूस। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, कथा कलामी माफ, लेकिन ये भी बताएं ना कि एक जानिब अगर मुज़ाकरात की बात हो रही है तो राना सनाउल्लाह से सवाल होता है तो वो कहते हैं कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखकर पीटीआई से बात करेगी। आपको क्या लगता है किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर दी है? पार्टी मौक़िफ़ है? देखिए ये एज सच राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सियासी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो जाहिर है उनकी जो बात है उसमें बड़ी एक मैच्योरिटी और सोच समझ होती है और वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अगर उन्होंने ये बात की है तो 9 मई का वाकया जो है उसको हम भूल नहीं सकते, ठीक है। और 9 मई को जिस तरीके से रियासत के ऊपर वार किया गया एक सोची समझी स्कीम के तहत, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बहरहाल ये बात आ चुकी है कि हम बहरहाल किसी बात पे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो सियासत से अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं। और उधर से ये बात आ चुकी है कई दफा कि अगर बात करनी है तो सियासी जमातों के साथ मिलकर करें। तो लेकिन अगर ये कोई मैच्योरिटी दिखाएंगे तो ही सियासी जमातें या हुकूमत की तरफ से भी कोई पेशरफ्त होगी ना। अगर ये इस तरह कहेंगे कि संडे का दिन है, पहले बुध का दिन था, फिर इतवार का दिन है, अब ये दिन है, अब वो दिन है, हम ये कर देंगे, और वही कार्ड ये प्ले कर रहे हैं जो कि पहले ये प्ले कर चुके हैं और उसमें नाकामी का सामना कर चुके हैं। 2014 में भी इन्होंने सिविल नाफरमानी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें क्या हुआ, लोगों ने बेचारों ने बिल्स ना दिए, उनके मीटर कट गए और इन्होंने खुद लीडरान ने जाके बिल दे दिए। आज भी ये वही करते हैं, लोगों को मुश्तिल करके सड़कों पे ले आते हैं, खुद लीडरान भाग जाते हैं। अभी ये कहते हैं कि हम मना करेंगे, रेमिटेंसेस ना भेजें। रेमिटेंसेस अगर नहीं आएंगे तो किसको नुकसान होगा? या तो उन लोगों की फैमिलीज को जिनके लिए वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, और या रियासत पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये देखिए इनका कोई तरीका मैच्योर नहीं है कि हम उसके ऊपर एक बात कर सके या हम कहें कि हम संजीदगी से एक इस चीज को आगे लेके चलेंगे। लेकिन अब बहरहाल अगर स्पीकर साहब ने जो एफर्ट की है उसके अंदर कोई संजीदगी इन्होंने दिखाई तो फिर ये बात आगे चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थी। अभी भी एक जानिब ही झुकाई की तरफ दिखाई देते हैं कि आया आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल किस जानिब जा रही है, क्योंकि रहनुमा अगर भरोसा नहीं करेंगे तो मुज़ाकराती कमेटी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर पीटीआई की जानिब से मुसलसल सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की जाती रहेगी तो मुज़ाकरात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आज सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान ने इन पाबंदियों को जो है वो इंतहाई मुतासिबाना करार दिया है। असरात मुरतब क्या होंगे ये भी पूछा जाएगा, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका, ये जाहिर सी बात है, एक काफ़ी हद तक जो हैं वो पार्टनर रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं, तो आया अमेरिका को ऐसी कौन सी जो है वो फिक्र लाहक हो गई कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को निशाना बना सकता है? क्या इसके पीछे कोई लॉबी काम कर रही है? क्या वाकई ये खदशात जो हैं वो अमेरिका की मौजूदा क़यादत के हैं, या इसके पीछे एक भरपूर लॉबिंग जो है वो कुछ दुश्मन ममालिक की जानिब से की गई है? इस पर बात करेंगे। सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये खदशात वाकई अमेरिका के हैं या फिर इसके पीछे एक भरपूर लॉबिंग जो है वो की जा रही है या की गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 बयानात आए हैं। एक तो जो डिप्टी NSA हैं मिस्टर जॉन फाइनर की तरफ से,
जिन्होंने कार्नेगी इंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में लेक्चर देते हुए हमारे जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सवाल उठाया है, और ये उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि इससे अमेरिका को खतरात लाहक हो सकते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने शायद पाकिस्तान और अमेरिका के जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका मुआवजा नहीं किया। देखें, पाकिस्तान का तो $7 बिलियन का टोटल बजट है, जबकि अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो $850 बिलियन है। यानी 121 गुना ज़्यादा उनका डिफेंस बजट है। अमेरिका के पास हर किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरनेशनल ICBMs को फिजा में ही रोकने की कैपेबिलिटी जो है मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये जो बयान है ये बिल्कुल हकीकत के ऊपर मबनी नहीं है, और उससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है उसके ऊपर मनफी असर पड़ा है। दरअसल जॉन फाइनर साहब को देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो किस नौइयत का है। देखिए, मार्च 2022 में इंडिया ने एक ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है उन्होंने दाग दिया था, और आपको मालूम है कि वो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही गैर दानिशमंदाना कदम था जिससे उस वक़्त जो है इंटरनेशनल फिजा में बहुत सारे जो एयरलाइनर्स थे उनको शदीद खतरात लाहक थे, और उनको तो उस वक़्त मेरे ख्याल में इंडिया के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सैंक्शन लगाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथ ही देखें कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है और उसका जो डिफेंस बजट है वो मुकम्मल तौर के ऊपर मदाफ़ियाना है, और पाकिस्तान की अमेरिका के साथ किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है, जबकि इंडिया का जो प्रोग्राम है वो जारहाना है और बहुत ही गलत लोगों के हाथ में है। मैं बात करता हूँ कि वो जो बीजेपी के लोग हैं या RSS के या हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं जो कि बार बार पाकिस्तान को धमकियां देते हैं और न्यूक्लियर और मिसाइल हथियारों से उसको जो है ना खतरात सामने खुलकर जो है उनके मिनिस्टर जो हैं वो देते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का ये जो मिसाइल और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल डिफेंसिव है और इंडिया रिलेटेड है, और अगर किसी तरफ से भी पाकिस्तान के सलामती को खतरात दरपेश होते हैं तो इसके ऊपर जो है एक नेशनल कंसेंसस है, और ये भी कि अगर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कोई खतरात आते हैं तो हमें भी हक हासिल है। जिस तरह US स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि जो उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के NDC के ऊपर और 2 सिविल वेंडर्स के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं, ये करना उनके जो है नेशनल इंटरेस्ट में है। तो हम समझते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, और मेरे ख्याल में अमेरिका को या किसी और मुल्क को इसके ऊपर एतराज़ करने का हक नहीं है और ना ही उसके ऊपर सैंक्शन लगाने का हक है। और मैं फॉरेन ऑफिस ने जो बयानात दिया है उनकी मैं मुकम्मल तौर पर मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करता हूँ। और आपने शुरू में जिस तरह कहा है, जनरल साहब फिर ये भी बता दें कि क्या हदफ जो है वो चाइना है, क्योंकि पिछले साल भी जो है वो इसी किस्म की पाबंदियां चाइना की उन कंपनीज पर लगाई गई थी जो पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को जो है वो पार्ट्स वगैरह मुहैया कर रही थी। बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं ये बताऊं कि अगर कोई प्राइवेट एंटिटीज या कोई नेशनल एंटिटीज के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं तो उससे ये होता है कि वो अमेरिका से या जो MTCR के ममालिक है 35 ममालिक हैं उनसे कोई चीज़ जो है वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है चाइना के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लिए शायद थोड़ी सी कुछ मुश्किलात ज़्यादा हो जाएं, लेकिन हम पहले भी डिटरमिन थे और अभी भी डिटरमिन्ड हैं कि इन मुश्किलात के बावजूद हमारा जो प्रोग्राम है, चूँकि मुदाफ़ियाना प्रोग्राम है, उसको हम इंशाअल्लाह ज़रूर जारी रखेंगे। तो मिसाइल प्रोग्राम पर कोई असरात मुरतब होने जा रहे हैं मुस्तकबिल करीब में इन पाबंदियों के तनाजुर में? मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई ख़ास असरात नहीं होंगे, लेकिन ये है कि इससे जो हमारा प्रोग्राम है उसकी जो एक रेपुटेशन है मेरे ख्याल में
वो उन्होंने उसको ख़राब करने की कोशिश की है, और ये कह के कि इससे अमेरिका को भी ख़तरात हैं। ये मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही नामुनासिब किस्म की अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है मिस्टर जॉन फाइनर ने, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में स्टेट डिपार्टमेंट और जो यूएस NSA डिपार्टमेंट है, इन दोनों को मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना रिट्रैक्ट करना चाहिए। अच्छा जनरल साहब, ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत के ऊपर भी एक भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है। अब किस तरह से इस मामले को उठाया जा सकता है या प्रोटेस्ट किया जा सकता है हुकूमती सतह पर पाकिस्तान की जानिब से? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कांटेक्ट करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि रैशनल क्या है हमारे जो मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, और अगर उनको वो समझाते हैं तो मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीका होगा। वहाँ पे जो हमारी एम्बेसडोरियल स्टाफ है यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके ज़रिए से, यहाँ पे उनकी एम्बेसी के ज़रिए से मेरे ख्याल में उनके साथ अभी कांटेक्ट बढ़ाने चाहिए और उनके खदशात जो है दूर करने चाहिए। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, यहाँ पर ये भी बता दें सर, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने स्टार्ट में आपसे पूछा था कि कोई लॉबिंग की जा रही है इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, तो आपको लगता है कि वाकई भारत की लॉबिंग जो है वो इस हद तक असरअंदाज हो रही है अमरीकी पॉलिसीज के ऊपर? बिल्कुल, डेफिनेटली उनकी जो लॉबियस्ट है वो बहुत बड़े फर्म्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। माजी में भी उन्होंने लॉबिंग की है और मेरे ख्याल में अभी भी लॉबिंग उन्होंने की होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस लॉबिंग का मकसद जो है वो कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान ने दुनिया को ये यकीन दिलाया है कि हमारे जो प्रोग्राम है वो पुरअमन है, मुदाफ़ियाना है, और वो किसी के खिलाफ नहीं है, सिवाय इसके कि हमारी अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको जो है खित्ते में अमन के लिए कायम रखा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और 1 बजे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्योंकि असरात काफ़ी मुज़िर दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ये भी कहा जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज़्यादा असरात अगर पड़ेंगे तो ज़राअत के शोबे पर पड़ेंगे और पाकिस्तान को इस पर क्या इक़दाम करने चाहिए, एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौसमियाती तब्दीली ये वो मसला है जो पाकिस्तान की रगों में मुसलसल सिरायत करता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से जो है वो मुतासिर होने वाले ममालिक में सबसे पहले जो है वो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर इक़दामात की बात होती है, अगले 5 साल पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली के हवाले से या मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले असरात के हवाले से काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। अब ज़रई मुल्क के अंदर अगर ज़राअत के शोबे पर सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली के असरात मुरतब होंगे तो आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल किस जानिब जाएगी या फिर हुकूमत को किस सतह पर इक़दामात करने चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके भी इस बारे में रिमार्क सामने आए हैं कि अदालती अहकामात के बावजूद मौसमियाती तब्दीली के हवाले से काम नहीं हुआ, या फिर ये कहना जो है वो सही होगा कि उस नौयत का काम या उस पैमाने पर जो है वो काम नहीं हुआ जिस पैमाने पर हुकूमती सतह पर काम होना चाहिए था। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर एजाज अहमद साहब, माहिर मालियाती माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगले 5 साल कितना नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है और उन नुकसानात को रोकने के लिए इक़दामात क्या हो सकते हैं हुकूमती सतह पर? देखिए, अगर हम देखें पिछले 10 से 15 साल जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। अभी जो 2 साल पहले 2022 में जो सैलाब आया था उसमें कोई तकरीबन जो एस्टीमेट है वो $33 बिलियन का जो है वो लॉस है और वो लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए और जो नुकसानात जो हैं वो अमवात भी बहुत हुई। तो ये जो है, इसी से पहले 2010 में इसी तरह हुआ। तो वो जो जितने भी कुदरती आफात हैं, एक तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है और दूसरा ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसमें भी जो है वो
अब जैसे साइक्लोन्स हैं, पहले साइक्लोन 15-20 साल बाद कोई एक आध आता था, वो भी छोटा मोटा, लेकिन अब हर साल बाद का साल में 2 साइक्लोन जो हैं वो भी जो साहिल से गुजर के जाते हैं। तो हालात मतलब उस हवाले से पाकिस्तान जो है, जो दुनिया के टॉप जो 10 ममालिक है उनमें शामिल है डिज़ास्टर और डिज़ास्टर के असरात के हवाले से, और पिछले 10 सालों से ये जो है इस फहरिस्त में शामिल होता है। और ममालिक भी हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान चूँकि एक तरफ ग्लेशियर्स जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा हमारे एक कोना जो है वो कोस्टल एरिया जो है वो है, तो हमारे पास यूनिक जो है इकोसिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से कहीं पे एक तरफ सैलाब एक वक्त में आ रहा है और उसके साथ साथ कैद साली भी जो है वो जो है दूसरे इलाकों में वो हो रही है। तो बड़ी मुख्तलिफ नौइयत के जो है हमारे मसाइल हैं, जिनका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। अभी तक जो गवर्नमेंट के जो अपनी हद तक मैं समझता हूँ कि काम तो हो रहे हैं, लेकिन जो नुकसानात हैं या जो तबाही हैं या जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे पास ना तो उस हवाले से रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास जो है टेक्निकल नो हाउ है, टेक्नोलॉजी है, लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो जा सकें। तो ये बहुत सारे जो मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं जिनकी वजह से हम जो है इस वक्त मसाइल में घिरे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए जो दरकार वसाइल हैं वो दस्तयाब हैं इस वक्त पाकिस्तान को? नहीं, वो दस्तयाब नहीं है। अब वसाइल जो है, एक तो फाइनेंशियल वसाइल है, दूसरे ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से जो वसाइल हैं, दोनों में हमारे यहाँ काफ़ी कमी है। अभी जो कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी बाकू में जो आज़रबाईजान में, उसमें यही चीज़ एक जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसिस था कि आप जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये सारा का सारा जो है दुनिया को एक चैलेंज में डाला हुआ है। जो पिछले तकरीबन 80 से 100 साल में जो ममालिक तरक्की अपनी तो करते रहे, लेकिन ये है कि जो ग्लोबल एक जो इशू है उसको, जो क्लाइमेट चेंज का है, वो उसको एनहांस करते रहे हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, जो ऐसे ममालिक जो गरीब ममालिक है या तरक्की पजीर ममालिक हैं, ये इस वक्त आर्गूमेंट उनका ये है कि आपने जो तरक्की की वो हमारी कॉस्ट पे, हमारी इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे, हमारी जो क्लाइमेट की जो भी तबाहियां हैं उसकी कॉस्ट पे आपने की है। अब आप ही इसका सोल्यूशन की तरफ हमें लेकर जाएं, आप ही हमें सपोर्ट करें। तो वो एक लॉस एंड डैमेज फंड की बात हो रही थी, जिस पे तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो बात करने से जो है वो कतराते हैं, क्योंकि ये उनके ऊपर जो है वो समझते हैं बर्डन बन गया है। तो उस पर निगोसिएशन हो रही है, बातचीत चल रही है, हो सकता है अगले 2-3 सालों में ये चीज़ जो है वो बेहतर हो जाए, लेकिन इसमें हमारे पास अभी तक जो है वो उस तरह के वसाइल मौजूद नहीं हैं और हम ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं बाहर के रिसोर्सेज से। बेहतर तो ये है कि नुकसान चूंकि हमारा होना है, वो आज भी होना है, कल भी होना है, बेहतर ये है कि हम अपने आप को उस तरफ जो है वो गामजन करें, हम अपने तौर पर जो है रिसोर्सेज को जनरेट करें, ताकि हम और टेक्नोलॉजी जो है अपने तौर पर वो डेवलप करें। हम एक जो छोटा सा इशू स्मॉग का है उससे निपटने के लिए हमें मसले जो है वो आ रहे हैं, तो बाकी तो और जो मसाइल हैं, जो फ्लड के हैं, जो ड्राउट के हैं, जो और जो मुख्तलिफ इशू है, ग्लेशियर लेक्स के आउटबस्ट है, मतलब इस तरह के इश्यूज हैं जिनके लिए हमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। अच्छा तो, डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आलमी बिरादरी का कितना इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर? देखें, आलमी बिरादरी भी यही जिसने मैंने अभी बताया कि बाकू में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो कोई इतना ज्यादा जो खास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट उस तरह नहीं ले रहे। अभी ट्रंप जो है वो तो इस चीज को रिकग्नाइज ही नहीं करता कि क्लाइमेट चेंज एक इशू है, वो ये कहता है कि उससे बड़े इश्यूज और हैं। तो अब ये भी एक मसला बनता जा रहा है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो मसले और बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका शायद वो क्लाइमेट चेंज का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको सपोर्ट ना करे, जिसका मतलब ये है कि फिर जो वो लॉबी है, चूंकि ये सारी की सारी पॉलिटिक्स जो होती है वो फिर लॉबी सारी की सारी जो है वो फिर हो सकता है वो सपोर्ट करने से कतराए, या फिर वो जो सपोर्ट इस वक्त उन्होंने कमिट की है उससे वो कम जो है सपोर्ट करे। तो वो
लगता यही है कि जो अभी जो 2022 का जो सैलाब आया था उसमें भी जो सेक्रेटरी जनरल थे जो यूनाइटेड नेशन के तो उन्होंने अपील की, वो यहाँ पे आए, लेकिन क्या हुआ कि वो 33 बिलियन यूएस डॉलर जो हमारा लॉस हुआ उसमें कुछ मिलियन डॉलर्स जो है वो लोगों ने कमिट किया, उनमें से चंद एक ने दिए, कुछ ने नहीं दिए। तो वो सूरत हाल तो बहुत अच्छी नहीं है। कमिटमेंट्स करते हैं लोग, लेकिन वो कमिटमेंट्स जो है सिर्फ बातों की हद तक होती है, जो रियलिटी जो है वो उससे बहुत दूर है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा एजाज अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत के शोबे पर ही सबसे ज़्यादा नुकसानात मुरतब होने की बातें हो रही हैं, तो क्या कोई इक़दाम उठाए जा सकते हैं या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी मौजूद है कि हम, जाहिर सी बात है ज़राअत से सबसे ज़्यादा सरमाया हासिल होने वाला है, ये तो एक माली बहरान खड़ा हुआ है सामने। जी, ये देखें जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं अभी, इसके जो ज़राअत जो है इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है, अब देखें अगर सही वक्त पे बारिशें नहीं हुई तो फसल सही नहीं होगी। अगर फसल तैयार है, बारिशें शुरू हो गई, फिर आपकी ये जो है आउटपुट जो है वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। अभी इस वक्त देखें जो पिछले 2-3 माह से बारिशें नहीं हुई, ये एक प्राइम टाइम है जिस वक्त गंदम की काश्त के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बारिश का होना बहुत अहम है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरह की हो गई हैं कि बारिशें अभी तक नहीं हो रही, और जो प्रिडिक्शंस है वो यही है कि शायद जनवरी के पहले हफ्ते में कुछ बारिश का इम्कान है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी सूरत हाल जो है वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये और पिछले साल कुछ इलाकों में इतनी बारिशें हुई कि लोग गंदम की जो है बिजाई नहीं कर सके, क्योंकि पानी, वो जो फील्ड थे, जो खेत थे, उनमें पानी था और वो जो है उसकी प्लोइंग नहीं कर सकते, उसको हल नहीं चला सके, तो उसकी वजह से जो है वो नुकसान हुआ। फिर उससे पिछले साल ये हुआ कि फसल बिल्कुल तैयार थी और एकदम सैलाब आ गया, जिसकी वजह से फसल को नुकसान पहुंचा। और ये सिर्फ मैं गंदम की बात कर रहा हूँ, जो हमारे फल हैं, जो हमारे जो सब्जियां वगैरह हैं, उनको जो नुकसान होता है, बाज़ का जो क्लाइमेट चेंज का एक ये भी मसला है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो आते हैं और फिर अल्टीमेटली वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी ये टिड्डी दल का जो लोकस्ट का जो एक इशू होता है, वो पिछले काफी अरसे से वो खत्म हो गया था, लेकिन फिर दोबारा जो है पिछले 3-4 सालों से वो दोबारा शुरू हो गया। तो ये इस तरह की सूरत हाल है कि जिसको समझने के लिए जो हमारी रिसर्च की इदारे हैं, जो दूसरे ममालिक हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके एक जो है लाएअमल तय करने की ज़रूरत है, और उसको फिर जो है उस पर जो भी स्टेप ले सकते हैं वो लेने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी इस वक्त जो हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, जैसे मतलब जो कि बड़े मॉडर्न उसके हवाले से जो है वो उसको देखा जा सकता है, लो कॉस्ट भी हैं, लेकिन अभी तक हम उस सतह पे नहीं आ सके अनफॉर्चुनेटली। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। डॉक्टर एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि माहौलियाती मसाइल से किस तरह पाकिस्तान नबरदाज़मा है और अगले 5 सालों में किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर एजाज अहमद साहब, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कार्बन के अखराज की अगर हम बात करें तो कार्बन का अखराज पाकिस्तान में 1% है, लेकिन दूसरे ममालिक का ज़्यादा है, फिर भी पाकिस्तान मुतासिर कैसे है? और जाहिर सी बात है जिनका अखराज जो है वो ज़्यादा हो रहा है माहौलियाती आलूदगी के अंदर, उनको जो है वो इसमें आगे आना चाहिए। जो इतनी आलमी सतह पर कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद हो रही हैं, तमाम सरबराहान मुमलिकत वहाँ शिरकत कर रहे हैं, इनका कोई हासिल वसूल तो दिखाई नहीं देता। जी ऐसे ही है हमारे यहाँ, जो अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत सारी लॉबीज हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है अपने अपने मफादात को जो है वो देखते हैं और उसके हिसाब से वो अमल करते हैं। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो जितना भी एमिशन है हमारे 1% से कम है, और जो ग्लोबल एमिशन में हमारा जो रोल है वो 1% से कम है। तो वो उस हवाले से, लेकिन जब हम
मुतासिर होने वाले ममालिक हैं बहुत सारे हैं हमारे, ख़ासतौर पर साउथ एशिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह जो है वो काफ़ी मुतासिर जो है वो ममालिक में शामिल हैं, अफ़गानिस्तान भी उसमें शामिल है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो वो जो भी कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बातों की हद तक वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल्स और ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है तो उस वक्त वो काबू नहीं आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि जिन जो है वो मुश्किलात की बात हो रही है या जिन असरात नुकसानात की बात हो रही है, इससे सिर्फ अगले 5 सालों में पाकिस्तान ही नंबरद आज़मा होगा या और ममालिक भी होंगे खित्ते के? नहीं, ये खित्ते, ये मसला जो अभी जैसे बारिशों का जो सिलसिला है वो खित्ते का ही एक जो ख़ास तौर पर जो हमारा साउथ एशिया है वो उससे मुतासिर हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है और जो ममालिक हैं वो भी इसमें जो है शामिल हैं, लेकिन ये है कि हम थोड़ा इस लिहाज से शायद टेक्नोलॉजी और जो कैपेसिटी के हवाले से थोड़ा पीछे हैं। बाकी ममालिक में इंडिया ने काफ़ी रिसर्च की है, बहुत सारी ऐसी जो है क्रॉप्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, जैसे राइस है वो उन्होंने ऐसा राइस जो है वो कर रहे हैं जो नमकीन पानी से भी ग्रो हो जाता है, उससे जो है वो प्रोडक्शन देता है। ड्राई राइस जो है वो उसकी काश्त कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी उनके पास और जो सीड्स हैं वो हवाले से उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। चाइना जो है वो बहुत आगे है, मतलब है चाइना के साथ हम जो बायलैटरल तो सर वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्तेमाल करने में कौन सी कबाहत है, ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही? जी बस ये एक वो होती है, एक विल की बात होती है। आई थिंक थोड़ा हमें जो है इस इशू को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। हम लोग जो है अनफॉर्चुनेटली शायद उतने अवेयर नहीं हैं। बातों की हद तक तो हम अवेयर होते हैं, लेकिन ये जब अमल की बात होती है तो उसमें हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट वो है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है लोगों को, जो डिसीजन मेकर है वो भी इस चीज़ को जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या जो पानी के हवाले से जो है कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, स्मॉग के हवाले से जो बात हो रही है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इससे जो है असरात होंगे, पॉजिटिव चेंज आएगी, लेकिन बहुत ही आहिस्ता। तो हमें अगर ये काम जो एक इमरजेंसी जो है ना, जो माहौलियाती इमरजेंसी या एनवायरमेंटल इमरजेंसी लागू करने की ज़रूरत है ताकि हम ये इस चीज़ को गेन जल्दी कर सकें। देखें, एक जो बड़ी सीधी सी बात है, एक दरख्त जब आप लगाते हैं ना, उसको तनावर दरख्त बनने में 50-60 साल लगते हैं, लेकिन उसको काटने में 1 मिनट भी नहीं लगता। अब दोबारा अगर आपने उस दरख्त को दोबारा ग्रो करना है तो आपको फिर 50 साल लगेंगे। तो ये माहौलियाती जो मसाइल हैं, इसके जो भी हल हैं वो बहुत देर पा होते हैं और वो उसको टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए आज अगर हम कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, उसका असर जो है वो शायद 5 साल 10 साल बाद जो है वो होगा। तो अभी हम इमरजेंसी के तौर पर काम करेंगे तो हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अहमद साहब, माहौलियाती माहिर हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि इक़दामात की ज़रूरत जो है वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अगर चाइना में कोई इक़दामात किए जा रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, तो हम चाइना से इस मामले में मुआवनत ले सकते हैं कि उस टेक्नोलॉजी का जो है वो असर या उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि अगले 5 साल हैं, 50 साल नहीं है, 5 साल हैं, और इन 5 सालों के अंदर ही जो इक़दाम किए जाएंगे वो आगे हमें माहौलियाती तब्दीली या फिर माशी मसाइल या फिर माहौलियाती मसाइल से जो है वो बचाने में कारगर साबित होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।